हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिस्टर शादाब अंसारी आज आपके लिए यूपीएससी की स्पेशल हिंदी क्लासेस लेकर आया हूँ अपने उद्गम कोचिंग सेंटर की ओर से। तो आज आपको हम हिंदी का जो सिलेबस ये क्लास होने जा रही है वो स्पेशल यूपीएससी की हिंदी की होने वाली है, जिसमें हम आपको आज संज्ञा कराएंगे, जिसको हम नाउन बोलते हैं। तो संज्ञा क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं। आपने संज्ञा 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर तक आप संज्ञा पढ़ते आए हैं। लेकिन कंपटीशन का जो संज्ञा है वो सबसे अलग है, बच्चों के लिए बहुत एग्जाम में घातक साबित होता है। अगर आप आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी त्रुटि को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि आज मैं जो संज्ञा कराऊंगा इस ऐसे लेवल से कराऊंगा कि आने वाले समय में आपका कोई भी क्वेश्चन संज्ञा से नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा संज्ञा आखिर है क्या, ये जो संज्ञा है ये कहां से आया, ये पहली तो बात यह है कि हम इसको जाने कि ये संज्ञा है क्या। तो ये जो संज्ञा होता है ये अपने आप में ये पद के भेद होते हैं। क्या होते हैं, पद के भेद होते हैं, पद के भेद होते हैं। अब ये जो पद है ना, क्या पद है ये पद, ये आखिर है क्या। ये अपने आप में एक शब्द होता है, ऐसा शब्द जो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो अपने आप में किसी पद का सार्थक अर्थ प्रकट करता है। सार्थक अर्थ कैसे प्रकट करता है, जैसे मैं बोल दूं से, ये अपने आप में क्या हुआ, एक शब्द हुआ। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ये जो अपने आप में है ना, ये अपने आप में एक शब्द है। लेकिन अगर मैं इसे से की जगह सोहन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में एक समूह हो जाएगा, वर्णों का एक ऐसा समूह जो किसी पद का सार्थक अर्थ प्रकट कर रहा है। इसलिए यानी कि वर्णों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जो अपने आप में किसी पद का सार्थक अर्थ प्रकट करता है। जैसे मैंने पहले बताया था से, तो से ने क्या लिया, ये एक वर्णों का ऐसा समूह हो गया जिसने इस पद का एक सार्थक अर्थ प्रकट किया। सार्थक अर्थ क्या प्रकट किया, सार्थक अर्थ सोहन प्रकट किया। इस सोहन को हमने पद दे दिया, यानी कि पद का नाम दे दिया, और ये पद क्या हो गया अपने आप में, यही हमारा संज्ञा हो गया। इस पद को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि शब्द से क्या हुआ, पद बना, और पद को ही हमने क्या कहा, संज्ञा कहा। ठीक है। अब मैं क्या कहूं, सोहन खेलता है। सोहन क्या करता है, सोहन खेलता है। तो ये जो सोहन है ना, अगर मैं कहूं उसमें कारक कौन सा है, तो कारक क्या होगा, यानी कि काम करने वाला, वाक्य में काम करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। यानी कि कर्ता बोलते हैं वाक्य में, तो काम क्या कर रहा है, सोहन कर रहा है। क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। खेलने का काम कैसे कर रहा है, सोहन खेलता है। तो यानी कि खेलने का काम कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है। तो इसमें कारक कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा। ये तो हमारा पद परिचय में चला जाएगा, इसका टॉपिक हम अलग बनाएंगे, आपको अलग वीडियो सेंड करेंगे इसकी। लेकिन मैंने आपको ये बताया आखिर ये पद होता क्या है ना। और ये शब्द क्या होता है, वो व्यवस्थित सब वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होता है जो सार्थक अर्थ प्रकट करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि शब्दों का व्यवस्थित समूह मैंने यहाँ पर आपको लिख करके बताया। लेकिन अब जो ये पद होते हैं ना, पद, ये पद के भेद कितने होते हैं। तो ये जो पद के भेद होते हैं ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 होता है हमारा विकारी। कौन सा, विकारी। और नंबर 2 हमारा होता है अविकारी शब्द। क्या होता है बच्चों, अविकारी शब्द। ये जो विकारी होता है ना, ये अपने आप में क्या होता है, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन करना, यानी कि जिसमें परिवर्तन कर दिया जाए। परिवर्तन कैसे कर दिया जाए, जिन वाक्यों में लिंग वचन कारक या काल के अनुसार परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं, अपने आप को विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कैसे, जैसे मैं बोल दूं लड़का, मैंने बोला लड़का। अगर मैं कहूं इसका स्त्रीलिंग बनाए तो स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग होगा लड़की। क्या होगा इसका स्त्रीलिंग, लड़की होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा लड़की, है ना। अब अगर मैं इसका बहुवचन बोल दूं, लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो ये होगा बहुवचन लड़के। क्या होगा, लड़के। अब अगर मैं बोल दूं लड़के का स्त्रीलिंग बनाए, तो लड़के का हम जो स्त्रीलिंग बनाएंगे वो क्या बनेगा, लड़कियां। क्या बनेगा, लड़कियां। अब यहाँ पर छोटा सा एक मतलब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर लड़का शब्द था, लड़का से क्या हुआ, लड़की हुआ, फिर लड़की से क्या हुआ, लड़के हुआ,
लड़के से क्या हुआ, लड़की हुआ, यानी कि इनमें अपने आप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, हम विकारी बोलते हैं। यानी कि जिन वाक्यों में या जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है वो क्या कहलाते हैं, अपने आप में वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब जैसे मैं बोल दूं ये तो अपने आप में विकारी शब्द है, लेकिन अगर मैं बोल दूं इधर, इसका स्त्रीलिंग बताओ क्या है, इसका स्त्रीलिंग कुछ नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं इधर, इधर का बहुवचन बताए क्या है, तो इसका बहुवचन कुछ नहीं होगा। अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, सर इसका बहुवचन ये है, या सर इसका स्त्रीलिंग ये है, या सर इसका पुल्लिंग ये है। इसका, क्योंकि ये अपने आप में एक अभिकारी शब्द है। इसमें अभिकारी शब्द क्या होता है, जिनमें लिंग वचन कारक या काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताऊं ये जो विकारी शब्द होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये विकारी हमारे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर आता है संज्ञा, दूसरे नंबर पर आता है सर्वनाम, और तीसरे नंबर पर क्या आता है हमारा विशेषण, आगे लिखो ऊपर, और चौथे नंबर पर आता है हमारा काल। सही, ऊपर लिख दो आपने। तो ये जो विकारी शब्द होते हैं ये अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर आता है हमारा संज्ञा, नंबर 2 पर आता है हमारा सर्वनाम, और नंबर 3 पर आता है विशेषण, और नंबर 4 पर क्या आएगा, हमारा क्रिया। तो पहला जो टॉपिक है हमारा संज्ञा, हम यही पढ़ते हैं संज्ञा। यानी कि ये संज्ञा लिया कहां से गया है, ये संज्ञा पद के भेद विकारी के प्रकार से पहला टॉपिक संज्ञा आता है हमारा। विकारी के जो 4 प्रकार है उनमें से पहला टॉपिक संज्ञा आता है। इस संज्ञा को अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये समझ में आया आपकी संज्ञा कहां से आया, कैसे आया, विकारी क्या होते हैं, अविकारी क्या होते हैं, और ये जो अविकारी शब्द होता है इसको हम अवयव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अवयव। ये संज्ञा से लगाकर अवयव तक का एक पूरा टॉपिक होता है जिसको हम कम से कम आधे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। यानी कि संज्ञा से लगाकर अवयव तक का पार्ट आपका, संज्ञा से लगाकर आपका अवयव तक का पार्ट सबसे बड़ा कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर लगने के चांसेस रहते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, या फिर यूपी एसआई हो, लेखपाल पटवारी हो, या शिक्षा विभाग हो, जितने भी अधिकतर क्वेश्चन लगते हैं संज्ञा से अवयव के बीच में ही लगते हैं। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन, बहुत से यहाँ से ऐसे डीपी क्वेश्चन लगते हैं जो बच्चों के लिए एग्जाम में बहुत घातक साबित होते हैं। तो इसलिए आज हम संज्ञा को पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे संज्ञा को ताकि आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं जो संज्ञा है ना, संज्ञा अगर मैं बताऊं उसमें आपको, तो संज्ञा का जो संधि विच्छेद होता है ना वो होता है सम प्लस अंज्ञा। क्या होता है? सम प्लस अंज्ञा। ये संज्ञा का संधि विच्छेद होता है। ये वर्ण आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत से टीचर इसको गलत भी बताते हैं, बुक में ये वर्ण कहीं नहीं है। लेकिन जो संज्ञा का संधि विच्छेद होता है वो सम प्लस अंज्ञा होता है। जैसे हम मैथ में गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, ऐसे ही हम संज्ञा का गुणनखंड तो कर देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि संज्ञा किसी भी संधि के अंतर्गत नहीं आती। संज्ञा अपने आप में एक अकेला वर्ड होता है जो किसी भी शब्द के आगे या पीछे लगता है, इसलिए किसी भी संधि के अंतर्गत नहीं आता। और जो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम का ज्ञान। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम का ज्ञान। यानी कि किसी नाम का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम का ज्ञान, यानी किसी नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे संज्ञा कहलाते हैं। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं संज्ञा की परिभाषा की। ठीक है, तो लिखिएगा संज्ञा की परिभाषा। क्या लिखिएगा? संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव, गुण तथा कार्य बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव, गुण तथा कार्य बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं बोल दूं व्यक्ति, व्यक्ति क्या हो जाएगा अपने आप में? व्यक्ति हो जाएगा। जैसे सचिन राम, सचिन और राम अपने आप में क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं बोल दूं वस्तु, वस्तु क्या हो गई?
वस्तु अपने आप में क्या हो जाएगी, पुस्तक, है ना। फिर मैं बोल दूं स्थान, स्थान हो जाएगा दिल्ली या मेरठ, स्थान क्या हो जाएगा अपने आप में, दिल्ली या मेरठ, है ना। फिर उसके बाद बोल दूं मैं, उसके बाद मैं बोल दूं अवस्था, अवस्था हो जाएगी बीमारी, है ना। अवस्था अपने आप में क्या हो जाएगी, बीमारी। भाव, अगर मैं बोल दूं भाव, तो भाव क्या होता है अपने आप में, भाव होता है मिठास, है ना, कड़वाहट, ये अपने आप में क्या होता है, भाव होता है। जैसे मैं बोल दूं भाव, भाव हो जाएगा मिठास, है ना। और गुण क्या होता है, गुण होता है हमारा ईमानदारी, है ना, बेईमानी, ये हमारे क्या है, गुण है। गुण क्या हो जाएगा हमारा, ईमानदारी, है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ईमानदारी हमारा क्या हो गया, गुण हो गया। फिर हो जाएगा हमारा क्या, कार्य, कार्य क्या होता है, पढ़ना, लिखना या गति करना आदि, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। कार्य हो जाएगा पढ़ना, लिखना, गति करना आदि, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, है ना। पढ़ना, लिखना या फिर गति करना आदि, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव, गुण तथा कार्य बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बोला व्यक्ति क्या हो जाएगा, सचिन, नाम व्यक्ति अपने आप में सचिन, सचिन हो गया या फिर राम हो गया, या जैसे रहीम हो गया या फिर श्याम हो गया, ये अपने आप में क्या हो गई, ये व्यक्ति हो गए, है ना। वस्तु क्या हो गई, पुस्तक हो गई, मेज हो गई, कुर्सी ले लो, कुर्सी भी अपने आप में एक वस्तु है ना। जैसे स्थान बोल दूं मैं, स्थान हो गया दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, लखनऊ आदि, क्या हो गए अपने स्थान हो गए। अवस्था क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, है ना। अवस्था हो गई बीमारी, भाव हो जाएगा मिठास, है ना। गुण हो जाएगी हमारी ईमानदारी, कार्य हो जाएगा पढ़ना, लिखना या गति करना आदि। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, यानी कि जो हमें किसी वस्तु का ज्ञान कराते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि भाव का ज्ञान कराते हैं, अपने हमें क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं राधा क्या कर रही है, राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो यानी कि राधा अपने आप में क्या है, राधा एक अपने आप में स्त्री है, यानी कि व्यक्ति है, तो राधा क्या हो जाएगी, अपनी संज्ञा हो जाएगी, है ना। पुस्तक क्या हो गई, अपनी वस्तु हो गई, आया है ना वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो वस्तु क्या हो जाएगी, पुस्तक हो जाएगी, तो ये भी क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी। पढ़ना तो हमारा क्रिया होता है, इसका पूरा आगे जाके चैप्टर आएगा, बाद में आपको समझाएंगे। फिर दूसरे एग्जाम्पल में जैसे देखो, दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, श्याम दिल्ली जा रहा है, श्याम अपने आप में क्या है, व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम आया तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी। और फिर दूसरा है दिल्ली, तो दिल्ली भी क्या होगा अपने आप में, संज्ञा होगी। संज्ञा क्यों होगी, क्योंकि स्थान है दिल्ली, दिल्ली स्थान का नाम आ गया, इसमें यहाँ लिखा है कि स्थान है ना, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, श्याम और दिल्ली स्थान हो जाएगा, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पर जो बात आती है संज्ञा के प्रकार की, बात करते हैं हम संज्ञा के प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर लगते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को पता नहीं रहता संज्ञा कितने प्रकार की होती है ना। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, या फिर उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थात यहाँ पर बुक में कुछ और दिया रहता है ना, और हम नेट से उठा करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, वहां पर हमारे समझ में नहीं आता, वहां पर कुछ और दिया रहता है, या फिर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं किसी टीचर के माध्यम से, तो वो टीचर कुछ बताता है, वो टीचर कुछ बताता है। तो इसलिए आज मैं आपको संज्ञा के प्रकार समझाऊंगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है और क्या। तो बच्चों यहाँ से संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो मैं आपको बता दूं संज्ञा के जो प्रकार होते हैं ना, वो संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, रूप या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, यानी कि रूप या उत्पत्ति या उत्पत्ति भी इसी को बोलते हैं हम, यानी कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, वो संज्ञा के प्रकार होते हैं। एक तो होती है, वो 3 प्रकार की संज्ञा होती है। कितने प्रकार की संज्ञा होती है, 3 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी, नंबर 1 पे आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ये बच्चे 16 नंबर है, याद ध्यान दो भाई। फिर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। रूप या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को हमने 3 प्रकार की माना है। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन हमारे एक श्री कामता प्रसाद गुरु हुए हैं, बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, तो उन्होंने भी संज्ञा को कितने प्रकार की माना है, उन्होंने भी संज्ञा को 3 प्रकार की माना है। कौन कौन सी, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। लेकिन अर्थ के आधार पर या अर्थ दृष्टि प्रयोग से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, हमारी संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 पर हमारी आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
और दूसरी कौन सी आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा, कौन सी आती है जातिवाचक संज्ञा। तीसरी कौन सी आती है हमारी भाववाचक संज्ञा, कौन सी आती है भाववाचक संज्ञा। और फिर जो चौथी आती है हमारी वो आती है हमारी कौन सी आती है समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथी जो आती है हमारी समूहवाचक संज्ञा आती है। और एक पांचवी आती है समूहवाचक संज्ञा के बाद कौन सी आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से काफी क्वेश्चन होने के चांसेस रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये द्रव्यवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है वो अभी यहाँ पर देखिएगा। 5वें नंबर पर है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जो द्रव्यवाचक संज्ञा है ना ये हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? धातु पदार्थवाचक संज्ञा नंबर 1 पर आता है हमारा धातु पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 2 पर आता है गैसीय पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा आता है? गैसीय पदार्थवाचक संज्ञा। अब समझ में आया ना आपको संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, किस किस आधार पर प्रकार होते हैं। संज्ञा के प्रकार यानी कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हमारी कितने प्रकार की मानी गई है? 5 प्रकार की मानी, 3 प्रकार की मानी गई है ना। और एक बेटे हमारे श्री कामता प्रसाद गुरु, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी कितनी मानी गई है? श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी संज्ञा को 3 प्रकार की ही माना है। ये क्वेश्चन लग चुका यहाँ से। ये क्वेश्चन 49,000 वाली जो भर्ती थी ना यूपी कांस्टेबल की, उसमें आया था ये क्वेश्चन। श्री कामता प्रसाद गुरु ने कितनी प्रकार की संज्ञा माना है? तो उन्होंने 3 प्रकार की संज्ञा माना है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब यहाँ पर ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना इसके बारे में लिखिएगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है, कैसे होती है, इसके उदाहरण कैसे होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा डालिएगा हेडिंग, है ना, टॉपिक डालिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध होता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध होता है वो क्या कहलाती है? हमारे व्यक्तिवाचक, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा स्थान, वो विशेष व्यक्ति कैसे? जैसे मैं बोल दूं राम, राम अपने आप में क्या हो गया? एक विशेष व्यक्ति हो गया। कैसे हो गया विशेष व्यक्ति? जैसे मैं बोल रहा हूँ राम अयोध्या का राजा था। कहाँ का राजा था राम? राम अयोध्या का राजा था। मैं बताऊं आपको राम के अलावा दुनिया में तो कोई राम पैदा नहीं हुए, क्योंकि उनसे ज्यादा विशेष व्यक्ति कोई हो नहीं सकता आज तक दुनिया में। उनके पास बहुत ताकत थी, उन्होंने रावण का वध किया, है ना। तो ये अपने आप में राम क्या हो गया? विशेष व्यक्ति हो गया। विशेष क्यों हो गया? क्योंकि आज तक उनके जैसे राम दुनिया में पैदा नहीं हुए। तो राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आया है ना। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल क्या हो? जैसे मैं बोल दूं कुरान, कुरान मुस्लिम समुदाय का पवित्र ग्रंथ है। कुरान मुस्लिम समुदाय का जैसे मैं क्या कहूं कुरान मुस्लिम समुदाय का पवित्र ग्रंथ है। तो ये जो कुरान है ना, कुरान ये मुस्लिम समुदाय का पवित्र ग्रंथ है। क्यों है? क्योंकि कुरान के अलावा मुस्लिम समुदाय में कोई पवित्र ग्रंथ नहीं माना जाता। हालांकि इससे बड़ी बड़ी किताबें मुस्लिम समुदाय में है, लेकिन कुरान अपने आप में क्या माना जाता है? पवित्र ग्रंथ माना जाता है। यानी कि ये जो कुरान है ना ये वस्तु हो गई, ये क्या हो गई? पुस्तक हो गई। वस्तु हम किसे बोलते हैं? पुस्तक को, है ना। तो ये विशेष हो गई। तो ये कहाँ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये कहा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में विशेष पुस्तक है। इसलिए कुरान क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं रामायण हिंदुओं की पवित्र। तो समझ में आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। स्थान का बोध कैसे होता है? जैसे मैं बोल दूं ये किसी विशेष वस्तु, स्थान। जैसे मैं बोल दूं दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली कहाँ की राजधानी है? भारत की राजधानी है। ये दिल्ली जो है ये एक विशेष स्थान है। क्यों है विशेष स्थान? दिल्ली भारत की राजधानी है। तो ये विशेष कैसे हो गई दिल्ली? विशेष ये ऐसे हो गई क्योंकि भारत के अलावा, दिल्ली के अलावा भारत की राजधानी कोई और शहर नहीं है। अपने आप में विशेष हो गया। और दूसरी बात ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो यानी कि विशेष स्थान
कहाँ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि विशेष स्थान हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान भाव का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यानी समझ में दिल्ली अपने आप में एक विशेष है, तो इसलिए क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब दूसरा हेडिंग क्या था हमारा? दूसरा जो टॉपिक था वो था हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या था? जातिवाचक संज्ञा, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझाया मैंने खूब अच्छे से। अगर आपका कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, है ना। और हाँ, मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाएं, ताकि डे टू डे आने वाली हर रोज की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है बच्चों आपको। कट करिए। देखिएगा बच्चों, नंबर 2 पर जो टॉपिक है वो है हमारा जातिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संपूर्ण जाति क्या होती है? अगर मैं आपको बताऊं, इसे जातिवाचक संज्ञा क्यों कहा गया? तो जातिवाचक संज्ञा से इसलिए कहा गया कि क्योंकि जातिवाचक संज्ञा से हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। जो शब्द हमें दिया होता है, यानी कि उससे हमें पूरी उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा होता है, इसलिए से हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण, इसलिए से हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, जैसे मैं क्या दूं? हाथी, मनुष्य, बालक। हाथी, मनुष्य, बालक, मेज, नदी, बाजार, फल आदि। समझ में आया ना? जैसे मैं बोल दूं हाथी, मनुष्य, बालक, मेज, नदी, बाजार आदि। जैसे मैं ले लूं, जैसे मैं लेता हूं मनुष्य। मनुष्य आखिर क्या है? जैसे मैं कहता हूं मनुष्य, मनुष्य से संपूर्ण जाति का बोध कैसे हो रहा है? संपूर्ण जाति का बोध इससे इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य बहुत सारे हैं, कोई एक विशेष का वर्णन नहीं आया। अगर कोई विशेष व्यक्ति होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता, लेकिन मनुष्य बहुत सारे होते हैं, यानी कि संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। पता नहीं कितने मनुष्य दुनिया में है ना। तो ये अपने आप में कहा जाएगा? एक जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। दूसरा, जैसे मैं ले लूं नदी। जैसे मैं वर्ड लेता हूं नदी, तो ये नदी क्या है? अपने आप में ये एक संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। संपूर्ण जाति का बोध कैसे करा रही है? क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियां निकली हुई है। अगर नाम खुल के आता गंगा नदी, अगर आता नाम खुल के किसका? गंगा नदी का, तो अपने आप में क्या होती? विशेष होती। क्योंकि भारत के अलावा नहीं, और भी देशों में गंगा के अलावा कोई नदी नहीं है। गंगा अपने आप में एक अकेली नदी है, यानी कि वो कहाँ जाएगी? वो विशेष में चली जाएगी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। अगर नाम खुलकर दिया होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है, लेकिन नदी का नाम खुलकर नहीं दिया, इसमें लिखा है नदी, तो कहाँ जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। कहाँ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। कहाँ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। जैसे मैं वो एग्जाम्पल लेता हूँ, तो दीवार पर चित्र टंगा है। दीवार पर क्या टंगा है? चित्र टंगा है। नाम नहीं खुला, किसका चित्र टंगा है? हाथी की पेंटिंग टंगी है, या घोड़े की पेंटिंग टंगी है, या किसी व्यक्ति की पेंटिंग टंगी है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? दीवार पर चित्र टंगा है ना, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ कहाँ जाएगा? ये दीवार पर जो अंडरलाइन करके देगा वो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहां पर जो पेंटिंग है ना, जो हमने चित्र का नाम लिया है, वो चित्र खोलकर नहीं दिया किसका चित्र है, तो इसलिए संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है हमें। तो कहाँ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, बालक खेल रहा है। बालक का नाम खुलकर नहीं आया, मोहन खेल रहा है, सोहन खेल रहा है, ये भी नहीं दिया हुआ कि बालक कहाँ खेल रहा है। तो अपने आप में क्या वो किस चीज का भाव प्रकट हो रहा है? बालक खेल रहा है, यानी संपूर्ण जाति का भाव प्रकट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। तो कहाँ जाएगा? यानी कि बालक खेल रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। जिस वस्तु, व्यक्ति या वस्तु स्थान का हमें नाम खुलकर नहीं दिया होता, वो जातिवाचक संज्ञा में जाता है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों आपको समझ में आ गया, मुझे लगता है कि खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगली जो संज्ञा है आपकी वो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 पर आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? यानी कि ये जो भाववाचक संज्ञा है ना, ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों संज्ञा से अलग हटकर है। भाववाचक संज्ञा होते हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, यानी कि भाव को हम प्रकट करते हैं। जिन वस्तुओं को हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं, यानी कि हम जिन वस्तुओं को
देख नहीं सकते, छू नहीं सकते वो, और हम सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं, तो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। यानी कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष स्वभाव आदि का भाव प्रकट होता है वो क्या कहलाती है, हमारी वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष अवस्था स्वभाव आदि का बोध होता है वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मैं आपको कह दूं सुंदरता, एग्जाम्पल में जैसे मैं ले लूं, है ना, क्या लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मैं ले लूं सुंदरता, बचपन, साहस, बुढ़ापा, ईमानदारी आदि, ये अपने आप में क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मैं बोल दूं राधा, सुंदरता है ना, जैसे मैं क्या एग्जाम्पल में ले लूं राधा सुंदर स्त्री है, राधा क्या है अपने आप में, राधा सुंदर स्त्री है, तो ये कहाँ जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो राधा है ना उसमें सुंदरता का भाव प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है? राधा सुंदर स्त्री है, यानी कि जो राधा है ना, राधा में सुंदरता का भाव प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है? जो राधा है सुंदरता का भाव प्रकट हुआ, तभी तो हमने राधा को सुंदर बोला, है ना। यानी कि राधा अपने आप में क्या है, सुंदर स्त्री है, तो ये कहाँ जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगी। सुंदरता में क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, है ना, क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, क्या ले लूं, दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, जैसे मैं लेता हूं मोहन में अभी बालकपन है, मोहन में अभी क्या है, बालकपन है, मोहन में अभी बालकपन है। तो किसमें बालकपन है, मोहन में अभी बालकपन है, यानी हमें मोहन में बचपन का भाव प्रकट हुआ, तभी तो हमने उसको बालकपन का भाव दिया। मोहन में हमें क्या हुआ, मोहन में हमें बचपन का भाव प्रकट दिखाई दिया, तभी तो हमने मोहन को बोला कि मोहन में अभी बालकपन है। तो ये क्या है, अपने आप में ये भाव है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम महसूस कर सकते हैं। उसके अंदर हमने बचपन की कोई शरारत देखी होगी, तभी तो हमने उसमें बालकपन का भाव प्रकट किया। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपकी, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आपको पता लग गया होगा कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है ना, और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है ना। अब इससे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा समूहवाचक संज्ञा का। समूहवाचक संज्ञा क्या है, कैसे है। अब नंबर 4 पर आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा, जो मैंने 3 पार्ट आपको कराया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वो तो हमारे रचना व्युत्पत्ति के आधार पर थे, लेकिन ये अर्थ के आधार पर या अर्थ दृष्टि प्रयोग से संज्ञा का प्रकार है। चौथा प्रकार कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जिनसे हमें एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह का ज्ञान होता है, वो हमें क्या कहलाते हैं, यानी कि हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मैं कह दूं कक्षा, टीम, परिवार, पुलिस, टास्क आदि, तो यानी कि अपने आप में क्या है, अपने आप में समूहवाचक संज्ञा है। यानी कि जिन वस्तुओं से हमें एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं के एक समूह या एक से अधिक समूहों का ज्ञान होता है, वो क्या कहलाती है, हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक व्यक्तियों, समूहों या समूह का ज्ञान होता है, वो क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं के एक समूह या एक से अधिक समूहों का ज्ञान होता है, वो क्या कहलाती है, हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मैं क्या दूं, परिवार, पुलिस, टास्क आदि, है ना, क्या हो गई। जैसे मैं क्या दूं, कक्षा, कक्षा अपने आप में क्या हो जाएगी, समूह की कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो कक्षा में आ जाएगा, समूहवाचक में जाएगा कक्षा। टीम में भी एक समूह ही होता है, 11 बंदों की टीम में, 7 बंदों की टीम में, 4 बंदों की टीम में, तो आ जाएगा, समूहवाचक में जाएगा कक्षा। टीम, परिवार भी एक समूह होता है, क्योंकि परिवार किसी के फैमिली मेंबर 4 होते हैं, किसी में 7 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, तो आ जाएगा, समूह में जाएगा। पुलिस भी अपने आप में क्या एक समूह है ना। पुलिस दल भी अपने आप में क्या है, समूह है, किसी भी चीज का दल हो सकता है, जैसे टीडीओ का दल जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। आदि भी हम कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल है। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल, कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे मैं क्या कह दूं, कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, कक्षा में बच्चे
पढ़ रहे हैं। तो ये जो कक्षा है ना, ये अपने आप में क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। ये जो कक्षा है अपने आप में समूहवाचक संज्ञा है। और मैं आज आपको एक बात और बता दूं, जब भी एग्जामिनर कोई चीज देता है, कोई सेंटेंस या वाक्य में कोई भी पूछता है, तो वो अंडरलाइन जरूर करता है। ऐसे अंडरलाइन करेगा। अंडरलाइन का मतलब ये कि सिर्फ आपको इसी चीज को बताना है, उसने इसी चीज को पूछा है, वाक्य में चाहे उसने आगे पीछे कुछ भी दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर अंडरलाइन करके कोई चीज पूछे तो आपको सिर्फ उसी शब्द का अर्थ प्रकट करके बताना है। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैं क्या दूं, कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अपने आप में कक्षा क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे मैं क्या दूं, पुलिस चोर को पकड़ रही है। जैसे मैं क्या दूं, पुलिस चोर को पकड़ रही है। किसे पकड़ रही है, पुलिस चोर को पकड़ रही है। नंबर 2 पर हमारा एग्जाम्पल है, पुलिस चोर को पकड़ रही है। किसे पकड़ रही है, पुलिस चोर को पकड़ रही है। तो ये जो अपने आप में पुलिस है ना, ये पुलिस कहा जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। क्योंकि समूह, अगर पुलिस वाला अकेला भी होगा तो जबकि समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। क्योंकि पुलिस क्या होती है, एक समूह होता है पुलिस का। समझ गए ना। तो पुलिस कहा जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, कैसे होती है ना। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है ना। हेडिंग डालिएगा यानी कि टॉपिक डालिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा जो लास्ट टॉपिक है हमारा। और जो आने वाला मतलब टॉपिक या संज्ञा के जो पद परिचय होंगे या संज्ञा के भेद होंगे, संज्ञा का निर्माण वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सिर्फ अब आपको द्रव्यवाचक संज्ञा को ही इस वीडियो में कवर करना है। ठीक है, तो अब टॉपिक डालते हैं अपना द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों देखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिसका संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी धातु पदार्थ का बोध होता है, यानी कि वह संज्ञा शब्द जिससे किसी पदार्थ का ज्ञान हो या धातु पदार्थ का बोध हो, वो क्या कहलाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे कहलाएगी, धातु पदार्थ का बोध कैसे होगा, द्रव्य पदार्थ का बोध कैसे होगा। जैसे मैं बोल दूं दूध, दूध अपने आप में क्या है, द्रव्य पदार्थ है। तो कहाँ जाएगा, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। दही भी अपने आप में द्रव्यवाचक है, तेल भी, घी भी, पानी भी, ये सब अपने आप में क्या होती है, द्रव्यवाचक है। द्रव्य पदार्थ होता है तो द्रव्यवाचक संज्ञा में ही जाएगी। लेकिन आपको मैंने बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के 2 प्रकार कौन से होते हैं। नंबर 1 पर है हमारा धातु पदार्थवाचक संज्ञा, दूसरा है हमारा गैसीय पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे धातु पदार्थवाचक संज्ञा में मैं ले लूं सोना, तांबा, पीतल आदि, तो ये क्या है, हमारी धातु है। तो ये कहां जाएगी, ये धातु पदार्थवाचक संज्ञा में जाएगी। लेकिन ये द्रव्यवाचक यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार माना जाता है। अगर आपको दे दिया सोना तो बताइए कौन सी संज्ञा है, और आपको धातु पदार्थवाचक का नहीं दिया तो आपको द्रव्यवाचक पर लगाना होगा, क्योंकि द्रव्यवाचक का ही धातु पदार्थवाचक एक प्रकार है। समझ गए ना। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है, धातु पदार्थवाचक, गैसीय पदार्थवाचक। लेकिन इसमें जो दूसरा आता है गैसीय पदार्थवाचक, वो कौन सा होता है, जैसे धुआं, मैं बोल दूं धुआं, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, कोहरा, ये अपने आप में क्या है, सही आदि। ये क्या है भाई, ये गैसीय पदार्थवाचक संज्ञा है। ये गैसीय पदार्थवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे बोल दिया कि ऑक्सीजन में बताइए कौन सी संज्ञा है ना, तो वहां पर आपको धातु पदार्थवाचक या द्रव्य गैसीय पदार्थवाचक ऑप्शंस में नहीं है, और दे रखा होगा द्रव्य पदार्थवाचक। तो आप कैसे बांधेंगे कि द्रव्य पदार्थवाचक में है ना, तो आप कैसे जानेंगे कि द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा है। तो मैंने बताया गैसीय पदार्थवाचक का ही रूप है द्रव्यवाचक पदार्थवाचक, है ना। ये धातु पदार्थवाचक और ये गैसीय पदार्थवाचक, ये दोनों रूप किसके हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए। यानी कि दोनों कहा जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगे। समझ में आ गया ना। और नोट करके एक चीज और लिख लेना, दूध से बने सभी पदार्थ, किससे बने सभी पदार्थ, दूध से बने सभी पदार्थ कहा जाएंगे, दूध से बने सभी पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा में ही जाएंगे। इस बात को आपको नोट करके लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल में दे दूं, जैसे मैं क्या देता हूं, दूध दही, है ना। जैसे मैं क्या दूं, दूध दही, घी, पनीर, मावा आदि, ये कहा जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल दूध के बने होते हैं। एक अपवाद है, दूध से बने सभी पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा में जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं बर्फी, बर्फी बताइए कहाँ जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा में, कहा नहीं।
ये द्रव्यवाचक संज्ञा में ही जाएगा, क्योंकि इसमें मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण किस चीज का हो जाएगा? चीनी का मिश्रण हो जाएगा। जो स्पेशल दूध से बने हो वही पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगे। तो बच्चों आपको मैंने बताया और अच्छे से समझाया, संज्ञा के 5 प्रकार बताए थे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो संज्ञा से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, अपना कोई भी डाउट वो क्लियर कर सकते हैं मुझे पूछ करके। और हाँ, मैं एक बार फिर बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक हर रोज डे टू डे पहुंचती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। आपका दिन शुभ हो।